अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, बल्कि अगर कहा जाए कि तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है तो गलत नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जुड़वा शहरों की, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो वहाँ पर गुज़िश्ता रात से यानी गुज़िश्ता 24 घंटे से अब तक 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसकी वजह से रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए नाला लई की, तो नाला लई में इस वक्त तुग़यानी की सूरत हाल है। कुछ हिस्सों पर नाला लई के 20 फीट तक पानी की बुलंद सतह हो चुकी है, जबकि कुछ हिस्सों पर 19 फीट तक पानी बुलंद हो चुका है, जिसकी वजह से अतराफ़ की आबादी को भी मकानात खाली कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। ताहिर नसीर, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पर यह भी बताइएगा कि नशेबी इलाकों में क्या मनाजिर हैं इस वक्त? ये गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जारी रहा और इस कदर शदीद थी कि तकरीबन ये 16 सालों में पहली दफ़ा नाला लई जो ग्वालमंडी का मकाम है, यहाँ पे पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद हुई और जो गटारियाँ का मकाम है वहाँ पे 24 फीट तक पानी की सतह बुलंद हुई। गो के 22 फीट जब पानी की सतह बुलंद हुई तो यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया। पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ पे आए, फिर वो वापस चले गए, लेकिन इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया हो गया, वासा का अमला हो गया, रेस्क्यू का अमला हो गया, वो यहाँ पर तैनात रहा और जो इतराफ़ की इबादियाँ थी उन इबादियों के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए गए और उनके इनखला का सिलसिला शुरू किया गया। पूरे रावलपिंडी की अगर हम बात करते हैं तो रावलपिंडी में एक तरफ चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड है, एक तरफ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है, एक रावलपिंडी सिटी का एरिया है। क्योंकि जो आज पानी जिन जिन इलाकों में जमा हुआ, अगर गो के रावलपिंडी शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, लेकिन वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए है, उस तरह पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ। अलबत्ता जो चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है या रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, वहाँ पे पानी घरों में दाखिल हुआ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे नालों की सफाई नहीं की गई। यहाँ पे नाला लई हो गया और इसके साथ मिलने वाले 15 बड़े नालों की मुसलसल सफाई की जाती रही। जैसे ही प्री मानसून शुरू होता है तो उससे कबल इनकी सफाइयाँ मुकम्मल कर ली जाती हैं, ताकि अगर अब्र रहमत जम के बरसे तो पानी घरों में दाखिल ना हो। और आज जो बारिश हुई है उसके नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हारे हैं। एक 6 साल का बच्चा है, एक 16 साल नौजवान की डेड बॉडी निकाल ली गई है, जबकि 6 साल के बच्चे समेत एक और जो नौजवान बरसाती नाले में बह गया था उसके लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया है। 400 रेस्क्यू एहलकार मुख्तलिफ मकामात के ऊपर काम कर रहे हैं और तकरीबन 58 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया। एक यहाँ पे गांव है, उस गांव में बजरिया हेली एक शख्स को भी रेस्क्यू किया गया। इस वक्त सूरत हाल यह है क्योंकि बारिश का सिलसिला थम चुका है। नाला लई में जो पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद थी वो अब 4 फीट पे आ चुकी है। हालात मामूल के मुताबिक है। ऑलरेडी जब मूसलाधार बारिश शुरू थी उस वक्त भी हालात रावलपिंडी के मामूल के मुताबिक ही चल रहे थे, ताहम जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पे घरों में पानी दाखिल होने की इत्तला है। रावलपिंडी सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नशेबी इलाके हैं, सादकाबाद हो गया, जावेद कॉलोनी हो गया, ओल्ड एयरपोर्ट रोड हो गया, जामिया मस्जिद रोड हो गया, यहाँ पे कंप्लेंट्स तो आई, लेकिन वो कंप्लेंट्स सिर्फ वक्ती थी क्योंकि ऑलरेडी रेन एमरजेंसी नाफिज की गई थी और वासा का अमला हैवी मशीनरी के साथ उन इलाकों में डिप्यूट किया गया था। वहाँ से पानी की निकासी के अमल को मुमकिन बनाया गया। बारिश थमी तो तमाम रावलपिंडी शहर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब हालात मामूल के मुताबिक हैं। जो मज़ाफ़ात के इलाके थे वहाँ पे भी अब जो इतलात हमें बताई जा रही हैं वो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो घरों में पानी दाखिल हुआ था वो भी पानी अब निकल चुका है। और जो महकमा मौसमियात है उन्होंने ये पेशन गोई की है कि 31 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वासा हुकाम ने, रेस्क्यू हुकाम ने मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं, वो भी मुख्तलिफ शिफ्टों में रावलपिंडी शहर में तैनात किए गए हैं रेस्क्यू एहलकार। और इसके साथ साथ जो वासा हुकाम है वो भी मुख्तलिफ जो औकात में रावलपिंडी शहर में डिप्यूट कर दिए गए हैं, क्योंकि आज रात से फिर बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला शुरू होगा। और आज रात ऑलरेडी जो रेस्क्यू की टीमें हैं या वासा की टीमें हैं, जितनी इमदादी टीमें हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। जो 2 डेड बॉडीज़ उनकी तलाश अभी भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और रेस्क्यू काम का कहना है कि
जिन बरसाती नालों में एक 6 साला बच्चा या एक वो जो नौजवान गिरा है, वो बरसाती नाले जिस जिस इलाके की जानिब से गुजर रहे हैं वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन डेड बॉडीज़ को भी जल्द अज जल्द रिकवर किया जाए। ताहिर नसीर, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। ताहिर नसीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी है। हलाकतों के हवाले से भी उन्होंने बताया और ये भी इत्तलात दी कि बारिश रुक चुकी है, लेकिन ये भी इत्तलात हैं कि रात गए एक बार फिर बारिश शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 31 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के साबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद रियाज साहब, पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, रेन एमरजेंसी का निफाज भी कर दिया गया है, नुकसानात की भी इत्तलात हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? इस वक्त जो मौजूदा सिल है, ये तो एक मानसून जिस तरह एक बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन होते हैं, इस तरह यहाँ मानसून के भी होते हैं और इसमें ये एक मानसून डिप्रेशन था, मानसून लो था जो डेवलप हुआ बंगाल से मूव करते हुए और ये पाकिस्तान के अंदर कल दाखिल हुआ और उसकी वजह से तकरीबन पंजाब के मोस्टली जो साउथ पंजाब से लेके नॉर्थ पंजाब और कश्मीर जीबी तक इनके अंदर बारिश हुई है। आज इनका आखिरी टर्म है, मतलब यहाँ आज तकरीबन वो मोस्टली वो आउट हो चुका है, मतलब डिसिपेट हो चुका है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंसेस आज रात तक रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये तो इसके, लेकिन उसकी जो वजह से डेफिनेटली ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड फ्लडिंग होती है। वो जो नाले होते हैं, अर्बन फ्लड भी होते हैं और जिस तरह लाहौर में हुआ है, सियालकोट, लाहौर, नारवाल और गुजरावाला और जो बिग सिटीज है, रावलपिंडी में जिस तरह गुज़श्ता 24 घंटों से कंटिन्यूसली पूरा रात बारिश चलती रही, इस्लामाबाद में और ये स्प्लिटेड जितने भी एरियाज है, तो इनके साथ बिल्कुल ये जो सिस्टम होता है, जो जिसको हम मानसून लो कहते हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी ये पहुंचती है इनके साथ डेफिनेटली ये होगा। आगे भी जिस तरह सिस्टम ये डेवलप होते जाएंगे तो इस तरह वाइड स्प्रेड रेन होगी और नालों में अर्बन फ्लडिंग होगी। जो कैचमेंट के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे रिवर फ्लड बनेंगे, जिस तरह चनाब रिवर और जो झेलम रिवर है, इसके कैचमेंट में भी हैवी रेन हुई है, वहाँ भी उसके अंदर जो फ्लोज है वो हो सकते हैं, मतलब बढ़ गई है, तो फ्लड लेवल डेफिनेटली आया होगा। तो ये तो ओवरऑल इसके साथ ये जो वेदर सिस्टम होता है, इनके साथ ये इनके बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके साथ इसी तरह हेवी रेन एक्टिविटी रहेगी, तो होती है, रहेगी और आगे भी इसी तरह सिचुएशन जो है ना वो। अब डेफिनेटली चूंकि फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग आ जाती है, प्रॉपर इनकी वो बनती नहीं है, तो ये ओवरफ्लो हो जाती है, इंक्रोच इसके अंदर ज्यादा होती है और ये तकरीबन आप देखें पूरा हिस्ट्री है इनकी, हमेशा इनके अंदर जो है प्रॉब्लम आती है। तो डेफिनेटली नुकसानात, खासकर जो मकानात है वो कोलैप्स हो सकते हैं और रोड्स जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ज्यादा नुकसान होने की चांसेस है डेफिनेटली, क्योंकि ओवरफ्लो हर जगह पे एक हो गई है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तकरीबन 10 इंच से ज्यादा 24 घंटों में। इसी तरह लाहौर में और जितने बिग सिटीज है उसके अंदर इतनी ज्यादा रेशो जितना अमाउंट जो बारिश है वो हुई है, तो डेफिनेटली इनके साथ जो है बेसमेंट के अंदर जहाँ जहाँ शॉप्स वगैरह है तो वहाँ डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। और जो मेन नाला है रावलपिंडी का, जिस तरह वहाँ पे वार्निंग वगैरह की जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, डेफिनेटली वहाँ भी काफी हद तक जो है डैमेज हो सकता है। तो जाहिर है नुकसानात तो ये इसके साथ रिलेटेड है, जब तक अनटिल अनलेस मतलब वक्त के साथ साथ अपडेट करना पड़ता है, जो रिस्क है वो कम करना पड़ता है। तो अगर वो ना करे तो डेफिनेटली हर सिस्टम के साथ साथ इसी तरह जो है नुकसान पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, ये जो बारिशें इस वक्त हो रही हैं, ये क्या सब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है? क्योंकि हमने देखा कि गर्मी भी बड़ी शदीद पड़ी और अब बारिशें भी अपने जो साबिक़ा रिकॉर्ड हैं वो भी तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और क्या आने वाले दिनों में सैलाब का सामना भी करना पड़ सकता है? डेफिनेटली वो तो ग्लोबली वो है, लेकिन हम एक पॉइंट तो उसको ले रहे हैं कि यार ये जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो आती है, वो क्वांटिटी डेफिनेटली, और वो भी एक
जहाँ डेवलपमेंट होगी और जहाँ सिविलाइजेशन होगी आगे, तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती जाएगी, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जब होगी तो साथ साथ जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होती जाएगी। तो ये एक सच उनके साथ एसोसिएटेड वक्त के साथ साथ ये होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर काम तो बहुत हो रहा है लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुई है क्लाइमेट चेंज को। तो उनके लिए जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कि यार अडॉप्टेशन करनी चाहिए। अडॉप्टेशन के अंदर यही मेजर्स है कि हम जितना भी बड़ा जो फ्लड आएगा या जितना हेवी टोरेंशियल रेन इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि इनमें ये होता है जो क्लाइमेट चेंज की जो मेजर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके अंदर बन रही है, तो वो इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब शॉर्ट पीरियड में ज्यादा से ज्यादा रेंज वो फॉल कर जाते हैं, और वो फिर फ्लडिंग सिचुएशन जो ग्राउंड के ऊपर जो सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम है, वो उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर ज्यादा जो डाउनफॉल है वो ऑब्जर्व करे या एक्सपेल करे, तो वो डेफिनेटली वो एक फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है। तो वो बिल्कुल उनके साथ है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और वो जब तक उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, खासकर जिस तरह ड्रेन सिस्टम्स है वो उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, और अपने आप को मतलब जब तक इनके साथ जितना डिग्रेडेशन हो रही है उसके साथ अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे। तो जब तक ये मतलब ये एसोसिएटेड चीज है कि वक्त के साथ साथ हम ये भी डेवलप करना है कि हमने अपनी कैपेसिटी को भी आगे लेके जानी है। अगर हम या तो कंट्रोल अगर हम नहीं कर सकते तो उसके ऊपर हमारी ये साबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। माहौलियाती तब्दीली की बात कर रहे थे हम, तो माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। गर्मी में शदीद गर्मी हमने देखी, और अब बारिशें भी इस तरह की हो रही हैं कि जो कि साबका रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है मलिक अमीन असलम साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीलियाँ। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपके वक्त का। अमीन साहब, आप हुकूमत में भी रह चुके हैं, तो हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए गए हैं माहौलियाती तब्दीली के हवाले से माजी में, और ये भी बताएगा कि कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कि अब होने चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बहुत सारे इक़दाम मैं अपनी गवर्नमेंट के मतलब तो बता सकता हूँ। उस ज़माने में बहुत सारे किए गए थे कि हमने यहाँ पर एक नेचर बेस्ड सोल्यूशंस का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया था कि, और उसकी पॉलिसी की जो खद्दोखाल थे वो ये थे कि हमने कुदरत के साथ जंग नहीं करनी, बल्कि नेचर को अपना एक एलाय बनाकर डेवलपमेंट करनी है। और उसी के अंदर हमने 10 बिलियन ट्री का मंसूबा, लिविंग इंडस का मंसूबा, जिसमें ये जो आप सैलाबी रेला आप देख रहे हैं, इस रेले को मैनेज करने का वो मंसूबा था। और उसके साथ साथ एक रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, वो भी यही था कि इस रेले को किस तरीके से हम नेचुरल वेटलैंड्स के अंदर डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि इस पानी को हम एक, जो कि अल्लाह ताला की रहमत है, इसको हम जहमत ना बनाएं अपने लिए। लेकिन बदकिस्मती ये कि आज हमें जो नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान टोटली क्लाइमेट चेंज के जद के अंदर है, और हुकूमत टोटली इस प्रायोरिटी से हट गई हुई है। और ये उनके बजट को अगर आप देखें, इस साल के बजट को, तो जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, जो कि फ्लैग बेरर है क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान में, उसके बजट को 700% कम कर दिया गया है। 14 अरब से 2.5 अरब रुपया कर दिया गया है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री है, उसमें 30% का कट लगा दिया गया है। तो ये तो शो कर रहा है कि हम पाकिस्तान को जानबूझकर इस मौत के कुएं में धकेलना चाहते हैं, जिसमें आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। आज आपके सामने है कि पिछले 24 घंटों में 100 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये तो प्रेडिक्टेड था। ये पाकिस्तान में पहला क्लाउड बर्स्ट नहीं है। यहाँ पर 2022 के अंदर जब सैलाब आए तब भी क्लाउड बर्स्ट ही हुआ था, मानसून के ज़माने में इन्हीं दिनों में हुआ था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि हमने उससे सीखा कुछ नहीं, और आज भी हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं कि वो एक क्राइसिस हमारे जब सर पे आ जाता है, जब लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं, तो उसके बाद हमें जाग आती है कि हमें अब कुछ करना है। तो ये तो इस तरह तो ये काम चलेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये
ये जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह कहते हैं ना, खिड़की तोड़ के पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। और हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि हमें इसकी एक फंडिंग लाइन इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में। हमें जो IMF से पैसे मिले वो क्लाइमेट लेंस के थ्रू मिले हैं, $1.2 बिलियन के। जो वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला है तकरीबन $30 बिलियन का, वो भी इसी क्लाइमेट चेंज की रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए मिला है। लेकिन अब उस पर जो काम करना है वो तो हमने करना है ना, हमें हमारा कोई बाहर से तो नहीं आएगा करने के लिए। अच्छा अमीन साहब, जिस काम की आप बात कर रहे हैं, क्या वजह क्या है कि हमारे यहाँ प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते? दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब भी कुछ इस तरह की वार्निंग्स जारी की जाती हैं कि सैलाब आने वाला है, तो उससे पहले इकदाम उठाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे रिपोर्टर में बता रहे थे ताहिर नसीर के नालों की सफाई होना थी लेकिन वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हम हुकूमती सतह पर इस तरह के इकदाम क्यों नहीं देखते? देखें, इसमें मेरे ख्याल में जो हुकूमती पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी एट फॉल्ट हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे पे ये चीज़ शामिल ही नहीं है। और ये जब तक वो होगी नहीं, क्योंकि हमारा तो जो आगे नौजवानों का फ्यूचर है, पाकिस्तान में 60% लोग जो हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। ये उनके फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। उनका फ्यूचर क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड है। अगर पाकिस्तान ने इस क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए प्रॉपर जिस तरह आप बता रहे हैं कि मेजर्स ना है, जिसके अंदर ये मेजर शामिल है कि हम दरिया और जो फ्लड प्लेन्स हैं उनके रास्ते में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना बना दें, बड़े बड़े घर और होटल ना बनाएं। इसी तरह जो हमारे ड्रेनेज के नाले हैं उनको बर वक्त हम उनकी सफाई करें। ये तो हमें पता होता है कि मानसून के अंदर बारिश होनी है और क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो उन ड्रेनेज नालों को आजकल तो आप सफा नहीं कर सकते जब आपके कंधे कंधे तक पानी आया हो शहर के अंदर। आपको ये सफा उस वक्त करनी है जब ये पानी लो वाटर मंथ्स होते हैं। और पाकिस्तान में वो तकरीबन 8 महीने यहाँ पर पानी बारिशें कम होती हैं। उन दिनों में सफाई ज़रूरी है। उनके अंदर ये ज़रूरी है क्योंकि उनके अंदर जो रास्ते हैं उसके अंदर हम बड़ी बड़ी प्लाजे और बिल्डिंग्स ना खड़ी कर दें। अभी ये जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है, नेचर मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 2022 का फ्लड आया उसने तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान दिया। और ये नुकसान क्लाइमेट चेंज की वजह जरूर थी, लेकिन नुकसान ज्यादा गलत इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत जगह बनाने से हुआ। और फिर उसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि सिर्फ सिंध के सूबे के अंदर पिछले 20 साल के अंदर 25 लाख एकड़ जमीन जो है वो दरिया के अंदर उस पर कब्जा किया गया है। तो ये इसका इलाज तो किसी ने और ने आके हमारे लिए नहीं करना। इसी तरह इस साल हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तान में इस साल 27,000 एकड़ जो हमारे जंगलात हैं उनकी कटाई हुई है। ये जंगलात वो अल्लाह ताला का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और साथ ऐसे सैलाब के लिए वो एक नेचुरल बैरियर साबित होते हैं। और वो इस सैलाब की शिद्दत को रोकने में एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर जंगलात पहले ही नहीं है, उस पर उसकी कटाई पे लगे हुए हैं। जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है उनको हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में बना रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ पर। आपके जो मास्टर प्लान्स हैं जो कि बनने चाहिए थे, हर शहर के अर्बन प्लानिंग के लिए मास्टर प्लान बनता है, उसके बाद वो शहर में आप उसकी एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अमीन साहब, आप प्लान्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सियासत की नज़र हो जाते हैं मुख्तलिफ प्लान्स। अगर बात की जाए पानी ज़ख़ीरा करने की तो उस पर हम काफ़ी अरसे से जो है वो सियासत होती हुई जो है वो देख रहे हैं। यही वजह है कि डैम्स नहीं बन पाते। बिल्कुल, देखें, डैम्स भी इस पाकिस्तान में ज़रूरत है क्योंकि ये 100 दिन का एक फिनोमेना होता है, पाकिस्तान में हर साल होता है। इस 100 दिन के अंदर आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे होते हैं। और इस साल एक स्पेशल अभी रिपोर्ट एक और निकली जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में शदीद गर्मी पड़ी है इन द नॉर्दर्न एरियाज। मतलब 48 डिग्रीज तक टेम्परेचर गया एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। उसका मतलब ये है कि वहां पर जो ग्लेशियर्स की पिघलाव है वो पिछले सालों से ज्यादा होगा इस साल। और वो जब ग्लेशियर्स का पिघलाव होता है तो वहां पर ग्लेशियर बर्स्ट भी होते हैं और फिर ये हमारा जो सैलाबी पानी है ये भी रेला बढ़ता है। इसी के साथ साथ इसी 100 दिन के अंदर साउथ से हमारे मानसून आ रहे होते हैं जो कि इस वक्त आए हुए हैं पाकिस्तान में। और जो उसमें नया फिनोमेना ऐड हुआ है वो ये क्लाउड बर्स्ट का, कि पहले पाकिस्तान में इस तरह के क्लाउड बर्स्ट बहुत कम होते थे। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। लेकिन इस सारे के बाद एक आपका पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो कि इस वक्त आपके पास आपकी आंखों के सामने से गुजर के जा रहा है और ये जाकर इस अरेबियन सी में गिर जाना है। और उसके बाद आपने 2 महीने बाद आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास पानी नहीं है। तो अमीन साहब, तो इस पानी को महफूज करने के लिए क्या इकदाम जो है वो हुकूमती सतह पर उठाए जाने चाहिए? हमें इसके लिए डैम्स बनाने की जरूरत है। इस साल डैम्स की जो
कंस्ट्रक्शन है उसके जो हो रही है पाकिस्तान में, उसमें भी कटौती कर दी गई है तकरीबन 30% की। हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको 30% बढ़ाना चाहिए था इस साल, कि हमें तो एक अर्जेंटली चाहिए डैम, ताकि हमारी जो जो स्टोरेज की परसेंटेज है पाकिस्तान की वो 9% है। दुनिया की एवरेज जो है वो 10% है, यानी कि 40% है दुनिया की एवरेज। यानी कि पाकिस्तान में अगर अल्लाह ताला 100 लीटर पानी दे रहा है तो हम सिर्फ उसका 9 लीटर सेव करते हैं। दुनिया में 40 लीटर सेव होता है, चाइना में 55 लीटर सेव होता है, इंडिया में 40 लीटर सेव होता है। तो हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द इन डैम्स के लिए ज़्यादा फंड्स मुहैया करें, ताकि ये जल्दी बने और हमें ये लेकिन स्टोरेज के साथ अमीन साथ साहब, फ्लड डैम्स की रेगुलेशन में भी तामीर पर ये सियासी मदद जमातों करें। के इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं, तो कोई सालसी का कोई अमल है या मुश्तरका मफादात काउंसिल में ही ये तमाम तर मामला जो है वो जा सकते हैं? देखिए वो सियासत तो यहाँ पर चलती रही है कई सालों से। अब हमारे पास कुछ ना कुछ कंसेंसस जरूर मौजूद है कि जो अपस्ट्रीम डैम्स हैं हमारे, दासू है, बाशा है, उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर कोई सियासत नहीं हो रही। और उसकी एक वजह ये है कि जो उनके फैक्ट्रीज की कंपनसेशन थी इन डैम्स की, वो एडवांस में दी गई थी। यानी कि वो बाकी डैम्स में मसला ये होता है कि जब जो कॉम्पनसेशन लोगों को देनी पड़ती है वो हम उसको लटका के रखते हैं और उन लोगों के लिए एक मसला बन जाता है, और फिर उसको हम सियासत की नज़र कर देते हैं। तो कालाबाग डैम के साथ भी यही हुआ कि वहाँ पर उसको कालाबाग डैम भी सियासत प्रीमेच्योरली। की नज़र हो गया। मलिक अमीन असलम साबिक़ वफाकी वज़ीर बाय माहौलियाती तब्दीली हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत आपके वक्त का नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उवैस अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टिकट देने या ना देने का फ़ैसला किस जानिब से किया जा रहा है, किसकी जानिब से ये अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। इस हवाले से हम नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इसकी वजह क्या है और ये भी बताएगा कौन फैसला कौन कर रहा है टिकट देने या ना देने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका फैसला तो एक इमरान खान के साथ मीटिंग में फैसला तो पहले इसका हो चुका है कि इलेक्शन तो जो है कोई कुछ दिन पहले तो पता था कि इलेक्शन की डेट आ गई है, इलेक्शन होने हैं। लेकिन ये इंटरनली कुछ आपस में इख्तिलाफात हैं, कोई इतनी बड़ी वजह नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा उवैस साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई बारहा अपोजिशन को कहती रही है कि आप जो है वो सही तरह जीत के नहीं पहुंचे, यहाँ तक ऐवान में तनकीद का निशाना बनाती रही। अब एक बार फिर उनके साथ जो है वो इत्तेहाद की खबरें सामने आ रही हैं, बात हो गई है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। देखिए, बात यह है ना कि वहां पे असल में तो ये सारी की सारी आप देखिए कि ये बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंदाज में सिलसिला चल रहा है। आपने 26वीं तरमीम कर दी, जबकि अभी केपीके की सेनेट की इलेक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी उनकी सीटें जो हैं बाकी थी, उनके ऊपर इलेक्शन ही नहीं हुआ था। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का आइन जो है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें चारों सूबे और फेडरल एरिया ये मिलके आइन बनता है। और इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी सेनेट और नेशनल असेंबली ये मिलके पार्लियामेंट बनाती है। अब ऐसी सूरत के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं और आपकी सेनेट मुकम्मल नहीं है, यानी चारों सूबों की इक्वल पार्टिसिपेशन ही मौजूद नहीं है। जबकि आइन जो है उसके मुताबिक तो चारों सूबों, चाहे वो सूबा छोटा है या सूबा बड़ा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है मेंबर्स के लिहाज से वो इक्वल होगी। चाहे पंजाब जैसा बड़ा सूबा हो, चाहे बलूचिस्तान जैसा आबादी के लिहाज से छोटा सूबा हो, रिप्रेजेंटेशन बराबर होगी। लेकिन आपने देखा कि अभी वहाँ पे इलेक्शन का एक तनाज़ा चल रहा था और वहाँ पे सीटों का झगड़ा था और इलेक्शन नहीं हुआ था, इसके बावजूद इन्होंने ये सिलसिला भी कर लिया। तो बात यह है कि ये मामला तो ये खराबी की बुनियाद तो खुद हुकूमत ने रखी हुई है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के पीछे आप देखेंगे तो आपको हुकूमत नजर आएगी। बालाए ताक तो आइन को इन्होंने रख दिया, कोई हैसियत नहीं रखी आइन की। रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया, तो फिर उसके जरा परकशन होंगे
उसकी रेमिफिकेशंस जो होंगी, उसके जो असरात हम भयानक हमारे सामने आएंगे, वो तो इसी शक्ल में आएंगे। हर जगह पे आपको एक कयास और एक फुकदान नजर आएगा सिचुएशन में। ये प्रॉब्लम हमारे बन गई है बहुत बड़ी। लेकिन अहमद साहब, अब मफाहमत क्यों? आप तनकीद का निशाना बनाते रहे, आपकी जमात तनकीद का निशाना बनाती रही, अपोजिशन जमातों को अब उनके साथ मफाहमत की जा रही है सेनेट इलेक्शन पर। हम तो चाह रहे थे, देखिए मैं आपको बताऊं, मफाहमत के ऊपर ये एक सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया कि जी इमरान खान मफाहमत नहीं चाहते, ये बिल्कुल गलत है। आप जरा पीछे चले जाइए, आपके बिल्कुल इल्म में ये बात है कि दिसंबर 2024 में पहली दफा पीटीआई ने एक टीम तैयार हुई और वो टीम जेल, वहां पे अडयाला जेल में जाके वो इमरान खान से मुलाकात हुई और वहां पे फाइनलाइज कर लिया गया कि ये 6 रुकनी टीम जो है, ये मुज़ाकराती टीम जो है पीटीआई को रिप्रेजेंट करेगी और इसका सरबराह जो होगा वो उमर अयूब होंगे, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है। अब वहां से अडयाला में ये फैसला हुआ और ये जब बाहर निकलते हैं तो वहां इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नजर लगाइए कि इनकी नीयत क्या थी। क्या ये हालात जो है, ये बातचीत के ये हालात होते हैं? खैर छोड़े, फिर उनकी बेल हो गई। फिर उसके बाद आपने देखा पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई वहां पर। उसके बाद 2 जनवरी को तय पाया कि 2 जनवरी को आप दोबारा यहाँ मीटिंग होगी और वो नेशनल असेंबली स्पीकर के चैम्बर के अंदर ये सारा अरेंजमेंट हुआ था और उसमें हुकूमती टीम भी थी और ये भी थी और बड़े अच्छे माहौल में 2 जनवरी को भी बातचीत हुई और वहां पे ये तय पाया हुकूमत की टीम के कहने के ऊपर कि आप अपने मुतालबात जो हैं, पीटीआई को उन्होंने कहा कि आप तहरीरी तौर पर लिख कर ले आएं और हम इसके ऊपर ताकि 1 2 3 जो है तरतीब बार उसको देखते हैं और उसके ऊपर एक अफवाम व तफहीम से कोई इसका नतीजा निकाल लेंगे। और पीटीआई की टीम ने ये कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम ले आते हैं लिखकर, लेकिन हमें आप कल का टाइम दें कि हम इमरान खान से मिल लें और हमारी आपकी कल की मीटिंग करवाएं आप, हम उनसे डिस्कस करके और मुतालबात लेके हम आपके पास फौरन आ जाते हैं। तो वहां पे ये तय पा गया कि नेक्स्ट डे ये इमरान खान को मिलेंगे और वहां से मुतालबा तहरीरी लेके ये बाकायदा टीम जो है यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन आपने देखा कि वो कल कभी ना आया। फिर जो अगले दिन मिलना था उनको, वो जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने प्राइम मिनिस्टर की टीम को जो है पुश डाल दिया और उसकी अहमियत, उसके ऑर्डर की भी कोई अहमियत नहीं थी। तो फिर आपने इस मामले को कमेटी के सामने उठाया? बिल्कुल। उसके बाद उठाया क्या था, उसके बाद जा ही नहीं सके ना, क्योंकि ये लेके आने थे। वो 2 तारीख के बाद तय हुआ था कि आपने मुतालबात लेके आना है। हम तो बेला करते रहे, शो डालते रहे और उसके बाद वो आपके जो इनके वो एक है एडवाइजर, हाँ क्या नाम है उनका, वो जर्नलिस्ट भी हैं बड़े सीनियर, जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। अच्छा ओवैस साहब, अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन के हवाले से मफाहमत भी हो गई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, किस तरीके से क्या कहा उन्होंने? मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं खान साहब। नहीं, इमरान खान इस मौजूदा सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो हम तो बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम बातचीत करने को बिल्कुल तैयार हैं कि हम लॉजिकल रीजन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज के ऊपर, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बात करने को तैयार हैं, कोई रास्ता निकालें बेशक, लेकिन हम इस सिस्टम में वी डोंट एक्सेप्ट दिस सिस्टम। जो सिस्टम सिर्फ फॉर्म 47 की पैदावार है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? जहाँ अनइलेक्टेड बंदे जब पार्लियामेंट में कब्जा करके बैठ गए हैं और वहां पे झूठे ओथ लेके वो हुकूमत बना के बैठ गए हैं, तो हम तारीख के जो है वो मुजरम कभी भी नहीं बनेंगे। अच्छा, आप अहमद ओवैस साहब, क्या आप इस वक्त मुज़ाकरात के मूड में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मुज़ाकरात के फेवर में बिल्कुल हैं, हम चाहते हैं। लेकिन किससे मुज़ाकरात चाहते हैं आप? हुकूमत से चाहते हैं या एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं? हाँ, हमने हुकूमत से भी देखी ना, अगर ना चाहते होते तो ये जो पिछली मैंने आपको वाकया बताया, ये क्यों होता? ये बकायदा इमरान खान की इजाजत से ही सब कुछ हुआ था। ये चाहते थे, टीम की तश्कील दी गई, फाइनलाइज की, अनाउंसमेंट हुई,
तो अडयाला जेल से हुई थी। अब हुकूमत की जानिब से अगर राब्ता किया जाता है मुज़ाकरात के सिलसिले में, तो क्या पीटीआई की जानिब से पॉजिटिव जवाब दिया जाएगा? क्योंकि ये भी इत्तलात हैं कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मोहम्मद अली दुर्रानी साहब की मुलाकात भी हुई है, तो क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की जा रही है? देखिए, हमने कभी डिप्लोमेसी को पसे पुश नहीं डाला, क्योंकि ये निगोशिएशन का विंडो जो है हमेशा ओपन रहनी चाहिए और हम उसको खोले रखते हैं। हमने एक प्रैग्मेटिकली जो हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार किया था और ये कहा कि देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस शक्ल में पीडीएम बनी, उनकी सिलेक्शन कैसे हुई, उसके बाद इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन किस तरह से रिग हुए और इसके पीछे ताकत कौन थी, कौन सी फोर्स थी जो ये सब कुछ करवा रही थी और सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसके आगे बिल्कुल हथियार डाल चुकी थी। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। लिहाजा वो तो एक हकीकत पसंदाना हमने बात की, लेकिन हम नेगोशिएशन बंद करने को तैयार नहीं है। तो आखिरी कमेंट आपसे ये लेना चाहूंगा कि अगर मुस्तकबिल करीब में हुकूमत की जानिब से राब्ता किया जाता है तो पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा आप लोगों की जानिब से? बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव दिया जाएगा। आगे भी दिया था हमने, अब भी देंगे। लेकिन ये अगर ये मुनाफकत से बात करेंगे कि मुंह से लफ्ज निकाल लेंगे विद द इंटेंशन कि इसको हमने पूरा नहीं करना, तो फिर कभी बात आगे नहीं चलेगी। देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से राब्ता किया जाता है मुज़ाकरात के लिए या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे चीनी की बढ़ती हुई कीमतों और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे खाकान नजीब साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में चीनी की कीमतें आम आदमी की पहुंच से खासी दूर दिखाई दे रही हैं और हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दरामद पर जो है वो ड्यूटी ख़त्म की गई, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल IMF को पसंद नहीं आई। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब, IMF को ये पसंद नहीं आया कि चीनी की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए। आप क्या समझते हैं, क्या ये सूरत हाल दुरुस्त है और IMF की जानिब जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्या ये सही है? रजी साहब, एक तो बात ये है कि हमें ये समझना है कि हमें एक वक्त और स्पेस मिला हुआ है, चाहे आप उसको जिस तरह भी यूज़ करने, ये आप पे मुनसर है। इसका मतलब क्या है? आपका एक IMF की इंगेजमेंट ने आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दी है, उस मैक्रो स्टेबिलिटी को रिफॉर्म्स के लिए यूज़ करें। ये जो शुगर की इस वक्त की पूरा बिल्डअप है, ये जो चैलेंज है, ये सेक्टोरल चैलेंजेस को हाईलाइट करता है जिनको ओवरकम करना चाहिए कंट्रीज को जब वो IMF की इंगेजमेंट में हो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ तक IMF के कॉवेनेंट्स हैं, वो 2 कॉवेनेंट्स हैं जो हमने उनसे एग्री किए हैं कि हम कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी है और सेल्स टैक्स भी है, हमने दोनों उठा दिए। दो तकरीबन 80 रुपए बनता है ऑन दी इंपोर्ट कॉस्ट, और हमने शायद उनसे पहले निगोशिएट आउट नहीं किया कि हम ये करने जा रहे हैं। तो अब आई थिंक जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनसे निगोशिएट कर रही हैं, इसीलिए जो इनिशियल टेंडर था 3 लाख का, शायद उसको 50,000 किया गया। पर ये अक्कासी इस बात की कर रहा है कि कभी हमने एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की बात की। सो जो अदादो शुमार थे वो उतने एक्यूरेटली नहीं थे हमें प्रेजेंट किए गए, जो पाकिस्तान शुगर मिल्स अथॉरिटीज़ की तरफ से आए, प्लस जो हमने प्रिडिक्शन करनी थी क्रॉप पे बेस करके, वो तो हुकूमत भी कर सकती है, अथॉरिटीज़ भी कर सकती हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, बाकी एग्री यूनिवर्सिटी सब मिलकर भी कर सकती हैं, हम वो भी नहीं कर सके। सो ये अक्कासी इस बात की है कि इस सेक्टर को जब तक फंडामेंटली रिफॉर्म नहीं ना करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि टाइम और स्पेस तो बहुत खूबसूरत है आपके पास, 10 महीने उस टाइम और स्पेस में आपको और वसअत दी है, बिकॉज यू कम आउट एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। सो आई एम गोइंग टू लिस्ट यू अ कपल ऑफ थिंग्स कि करने क्या है। देखिए, इंपोर्ट कर लेंगे, अगर आप टैक्सेस उठा भी देंगे 170 रुपए के करीब एक इंपोर्ट कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी नीड पूरी हो जाएगी। पर असल कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि ये एक सेक्टर है, 10 साल से हम यही स्टोरी देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो यही देख रहा हूं। तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर शुगर की प्राइसेस को आप चाहते हैं ना कि नीचे रखें या स्टेबल रहें, तो आपको अपनी यील्ड्स जो कि शुगर केन की पाकिस्तान में कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट बहुत कमज़ोर हैं। सो R&D में 5 हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट एंड द 5 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू इन्वेस्ट। नंबर 2, जो मिल्स हैं उनको वसअत देनी है। जितनी बड़ी मिल्स होंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी,
प्लस वो एथेनॉल बगास और भी अगर काम कर रही होंगी तो फिर ये कीमतें जो हैं आपको स्टेबल और नीचे दिखाई देंगी। नंबर 3, आपको क्या करना है, इस सेक्टर को डीरेगुलेट करना है। ये नहीं कि ये जो काम है ना कि कभी हम इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दें, कभी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें, कभी टीसीपी को यूज़ करें। ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है मार्केट को कंपेटिटिव होने में। प्लीज समझें, पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन जब होती थी हम यही काम करते थे, पर जब हमने हुकूमत को निकाल दिया इन सब चीज़ों से तो क्या हुआ, $3.5 अरब की पाकिस्तान की ही अथॉरिटीज़ ने एक्सपोर्ट की राइस इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट और एक नाम कमाया। चौथी चीज़ ये है कि जो सप्लाई साइड है उसको टैग करें, जैसे हमने ई टैगिंग करें ताकि आपको सप्लाई की एग्जैक्ट मयाद कितनी है, क्या क्वांटिटी आ रही है वो पता हो। और आखिर में हुकूमत जो है जब R&D में इन्वेस्ट करती है तो एक पूरे सेक्टर को कि यानी कि शुगर केन क्रॉप कैसी होनी चाहिए, शुगर केन क्रॉप कितनी होनी चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आपको मेरी आज की गुफ्तगू से ये लग रहा होगा कि मैं तो बड़ा आपको एक मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर सिनारियो बता रहा हूँ, तो आप मुझे 2 साल बाद इंटरव्यू कर लीजिएगा, आप 5 साल बाद कर लीजिएगा, आप यही कह रहे होंगे कुछ बाहर चली गई, क्यों पाकिस्तान आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाई आर वी नॉट गेटिंग द स्टेटिस्टिक्स राइट। सो PBS और बाकी अदारे जिनको ऑटोनमस बॉडीज बनाया तो आखिर यहाँ तक भी नहीं पहुँच सके कि हम क्रॉपिंग का सही एक एक्सट्रैपोलेट कर सके कि अगर खड़े हैं जनवरी में तो अप्रैल तक क्या क्रॉप से हम निकाल पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट डीरेगुलेशन ये है कि ये जो एग्रीकल्चर के आपके फार्मर्स हैं इनको जब आप पेमेंट करते हैं तो एक प्राइसिंग सेट करते हैं, ये ना कीजिए। आप सुक्रोज कंटेंट पे बेस्ड एक जिसे कहते हैं इंडिकेटिव प्राइसिंग जरूर दे सकते हैं। लेकिन खाकान साहब, कतल कलामी के लिए माजरत, अगर डीरेगुलेट किया जाता है तो क्या आवाम के हक में होगा? वो बहुत हक में होगा। आपने राइस को डीरेगुलेट किया हुआ है, अवाम के हक में है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, राइस की शॉर्टफॉल भी नहीं होती, राइस की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है। पाकिस्तान डीरेगुलेट करने का क्या मतलब है? कंपेटिटिव मार्केट, जहां हमने एग्रीकल्चर में कंपेटिटिव मार्केट को पनपने दिया है, मेज में दिया है, राइस में दिया है, ठीक चीजें चल रही हैं। कॉटन, व्हीट और शुगर केन में इंटरवीन कर करके हमने डिस्टॉर्शंस क्रिएट की, प्राइसिंग डिफरेंशियल्स क्रिएट किए, सपोर्टिव प्राइसिंग बनाई, और इस पूरे में गवर्नमेंट का एक 5 गवर्नमेंट्स का रोल रखा, पास्को का रोल रखा। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? बार बार प्राइस शूट करती है और जो मिल्स हैं उनको भी हम उस तरह का सेक्टर को पनपने में कामयाब नहीं हो सके। अब जो आपको वक्त और स्पेस मिला है, अगर ये काम नहीं करेंगे ना, अगर मैं आज भी आसान गुफ्तगू करूंगा जी इंपोर्ट कर लें, थोड़ी सी अच्छा खाकान साहब, हुकूमत की जानिब से तो फूड इमरजेंसी कह दिया गया, IMF से कि फूड इमरजेंसी थी, इसी वजह से सब्सिडी दे दी हमने, इसके ऊपर टैक्स छूट दे दी, लेकिन आप समझते हैं कि ये सही जवाब दिया गया हुकूमत की जानिब से IMF को? देखिए, एक तो मैं बार बार कहता हूं कि IMF से निगोशिएशन जो है इज अ मैटर ऑफ गुड प्रिपरेशन। अगर आपने ये काम करना ही था, कोई 50,000 का एक सिग्नल करना था कि आप ये करने जा रहे हैं, तो उनसे पहले ये बात कर लेते कि हम ये टैक्सेस जो हैं इनको फॉरगो करना चाहते हैं टारगेटेड मैनर में। इससे भी एक बेहतर सोल्यूशन है मैं आपको दे सकता हूं, और विच इज़ द फॉलोइंग। आप मिल्स के साथ बैठकर मंथली रिलीज का डेटा देखें कि अक्टूबर तक डेटा आना क्या है, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल शॉर्टफॉल। दूसरा, आप जो सिंध की मिल्स हैं वो पहले काम शुरू कर देती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे क्रॉप जल्दी आ जाती है। सो आप मे बी अक्टूबर अर्ली में, यानी कि दैट मीन्स सितंबर एंड तक का आपको चाहिए जो इस वक्त शुगर अवेलेबल है। आप सिंध की मिल्स को इजाज़त दें, ये भी आप इजाज़त देते हैं कब शुरू होनी है, चलें आप उनको कहें वो जल्दी शुरू कर दें, पंजाब नवंबर में शुरू कर दे, सो दैट जो सिग्नलिंग हो कि नई क्रॉप आ गई है। मैं बार बार कहता हूं ये फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं करेंगे सेक्टर का, क्रॉपिंग पैटर्न नहीं ठीक करेंगे, यील्ड्स नहीं ठीक करेंगे। यू नो द रीजन आई एम एबल टू डू ऑल दिस विद यू एंड हैव सच अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो है कि मैंने IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में रन किया है, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपने चूंकि कम्युनिकेशन का उधर गैप रहा। एक दूसरी चीज भी आपने एग्री की हुई है, वो क्या है? आपने कहा है कि हम प्राइसेस को डीरेगुलेट करेंगे। सो 2 कॉवेनेंट्स हैं इस वक्त जो IMF के साथ आपने एग्री किए हुए हैं। एक, डिस्टॉर्शन नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन,
रेगुलेशन और दूसरा प्राइसिंग। अब प्राइसिंग पे भी चूंकि आपने 160-70 की प्राइस फिक्स किया है, तो वो भी एक तरह से उस कॉवेनेंट को ब्रीच तो मैं नहीं कहूंगा, बट साइड लिंक, यानी कि थोड़ा सा उसको मे बी यू वुड हैव टू हैंडल दैट एज वेल। अच्छा खाकान साहब, इस वक्त जो बहरान है चीनी का, कीमतें जो है वो 200 रुपए किलो तक जो है वो पहुंच चुकी हैं, क्या ये सही वक्त है इस वक्त डीरेगुलेट करने का या कोई और वक्त होना चाहिए? वक्त वही होता है जब आपके पास एक क्राइसिस सिचुएशन बनती है तो आप अच्छे पॉलिसी मेकर्स को लाते हैं। हम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारी मिनिस्ट्रीज में, मैं बड़े अदब से कहता हूँ, जब तक आप कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करेंगे ये पर्चा लिखने की, द रीजन आई एम एबल टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, आई हैव एक्चुअली वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर इन द शुगर इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की पूरी BMR बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन में काम किया है, एंड मैं इस इंडस्ट्री को बहुत, जैसे कहेंगे ना, समझता हूँ। यू नीड टू गेट सच पीपल हु आर इकोनॉमिस्ट येट अंडरस्टैंड these sectors so that आपने जो सेक्टोरल रिफॉर्म करना है उस पर आप आगे बढ़ सकें। वरना जिस तरह का कॉटन, राइस, मेज, शुगर केन, वीट, ये स्टेपल क्रॉप्स है ना, शुगर केन, कॉटन और तीसरा आपका वीट, इन तीनों को सेक्टोरली ठीक करना है। और अब किसके कहने पे कर रहे हैं आप? चलें, लोकल डॉक्टर्स के कहने पे तो हमने नहीं किया आज तक, ये बात मैं कई दफा इंटरव्यूज में कह चुका हूं, लिख चुका हूं इस पे। अब IMF ने आपको ये 2 कॉवेनेंट्स लगाए हैं कि आप विड्रॉ करना शुरू करें। देखिए, आप स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं वो मेंटेन करते हैं, उसका क्या मतलब है? आप एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक जो है मिल से लेके छोटा सा मेंटेन कर सकते हैं, वो भी जरूरत नहीं होती। हाई सीज पे चीनी मौजूद होती है। अगर चीनी की कीमत बढ़ जाए और ऐसा वाइबल हो जाए कि आप बाहर से इंपोर्ट कर सकें, तो प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर लेगा। राइस कर ली जाती है, राइस एक्सपोर्ट भी होती है। आई थिंक पाकिस्तान को अब ये समझना है कि ये जो 2 साल रह गए हैं फंड के प्रोग्राम के, अगर तो ये सारे सेक्टोरल रिफॉर्म्स आपको दिखाई ना दिए तो फिर आप दोबारा वहीं पे खड़े हो जाएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज होगा, सेक्टर्स जो हैं वो डीरेगुलेट, प्राइवेटाइज, लिबरलाइज नहीं हो पाएंगे, कंपेटिटिव मार्केट्स नहीं बनेंगी। IMF के आने से जो मुल्कों को एक नुकसान होता है वो ये होता है कि सारी जो कॉन्वर्सेशन है वो कहाँ हो रही होती है? वो हो रही होती है टैक्स कितना इकट्ठा करना है, टैक्स टू GDP कितना बनाना है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि ये डिस्कशन जो है पाकिस्तान को आज करनी है, जो आप कर रहे हैं, सेक्टर्स को कैसे ठीक करना है, पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ानी है, एफिशिएंसीज कैसे लानी है, प्राइस डिस्टॉर्शंस कैसे उड़ानी है, और फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन सेक्टर्स को कैसे सर्विस डिलीवरी, यानी कि चीनी की अवेलेबिलिटी को कैसे बेहतर करना है। अब अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो ये जो मौका आपको, इतनी अच्छी विंडो 78 साल में, मैंने अगर पाकिस्तान को जो स्टडी किया है एज अ स्कॉलर, मैं ये कहता हूँ IMF एंगेजमेंट चल रही है, बाकी सब मल्टीलैटरल से ठीक हैं, आपका नाम 10 मई के बाद बेहतर हो गया है, आपके रिजर्व्स की पोजीशन कंफर्टेबल है, मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, पर एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पाकिस्तान में रिवैम्प होने वाले हैं। अगर ये तंजीमें नौ कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर पोजीशन में 3 से 5 साल में आ जाएंगे। होपफुली। खाकान साहब, आखिर में आपसे एक सवाल पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से करना चाहूँगा। आलमी मंडी में तो कीमतें कम हो रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन हमने हाल ही में देखा कि हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया, इसकी क्या वजह है? बड़ी सादा सी वजह है, आपका रुपी जो है वो मूव किया है, 278 के करीब रुपी रहा है, इस वक्त 286 के करीब है, तो एक इम्पैक्ट जो है वहाँ से आ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट इस चीज़ से आ रहा है कि आपकी 78 रुपए के करीब चली गई है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उस पर 2.5 रुपए आपने एक कार्बन लेवी भी लगाई है कि फॉसिल फ्यूल्स को ना पाकिस्तान में जिसे कहेंगे आगे बढ़ाया जाए, बल्कि मूव किया जाए टुवर्ड्स EV। और तीसरी वजह यह है कि जो स्पाइक आया था ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, तो एक रिस्क प्रीमियम बिल्ड हो गया था। अब ये तो है आसान गुफ्तगू, जो इसमें मुश्किल गुफ्तगू है वो फिर वही है, इस सेक्टर को भी डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। आपने डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें जो हैं उनका तायुन हुकूमत के पास रखा हुआ है, इस चीज़ से निकल जाएं। पाकिस्तान की जो ऑयल कंपनीज हैं, लेट दी OEMs compete किस चीज में, ताकि प्राइसिंग में आप एक पंप से अगले पंप में जाएं, 276, 273, 271, 264, जहां पे कंपेटिटिव मार्केट खड़ी होगी,
वहीं पे ये प्राइसिंग होगी। फिर वो जो फर्म्स हैं वो खुद ढूंढेंगी कार्गोज दुनिया से कि हमें सस्ते कार्गोज मिले। इस सेक्टर की डीरेगुलेशन भी होने वाली है। मैंने बहुत दफा इवन विद इन द गवर्नमेंट कि इस सेक्टर की डीरेगुलेशन कब होती है। हमारे साथ माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब मौजूद थे। वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हुकूमत को रिफॉर्म्स जो है वो करनी पड़ेंगी, लेकिन रिफॉर्म्स करते वक्त हुकूमत को ये ख्याल भी रखना होगा कि IMF हमसे नाला ना हो, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, और दूसरी जानिब आवाम को भी देखना होगा कि उसे भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सैयद रजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।